कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब तक के क्लासेस में हमने ये देखा कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर से संबंधित हमने कुछ बिंदु पर भी चर्चा किया, जैसे कि उसके मात्रक क्या होते हैं, उसके विमित सूत्र क्या होते हैं, ग्राफ क्या क्या होते हैं। इसके बाद से हमने ये देखा कि वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का जो संबंध है वह रेखीय समाकलन के रूप में कैसा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो उसके बाद से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी किसी बिंदु आवेश और किसी आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, इसके बारे में चर्चा किया। तो आज के क्लासेस में हम लोग ये देखेंगे कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क मतलब आघूर्ण क्या होता है, और आघूर्ण का संबंध मोमेंटम से क्या है, मूवमेंट से क्या है, कि आघूर्ण और मूवमेंट में क्या रिलेशनशिप है। इसके बाद से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, अपने टॉपिक्स पे आते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि हमें सबसे पहले टॉर्क्यू को कवर करना है। पहले हम ये देखेंगे कि टॉर्क्यू क्या होता है। टॉर्क्यू को अगर हम हिंदी में बात करें तो हम कहते हैं आघूर्ण। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आघूर्ण उत्पन्न कैसे होता है। तो अगर इस चीज को अगर हम यहाँ पे समझ लें कि आघूर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है, किसी बॉडी पे फोर्स कैसे कैसे लगते हैं, तो शायद हम टॉर्क्यू को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉर्क्यू को समझने से पहले हम मूवमेंट को समझेंगे। मूवमेंट मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट एक ऐसा वर्ड है जो हमारे लाइफ में बार बार कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता रहता है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि कोई बॉडी मूवमेंट कब और कैसे करता है। देखिए, कोई बॉडी मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे तीन कंडीशंस होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीन स्थितियों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि दोनों फोर्स, जो फोर्स हमने अप्लाई कर रखा है बॉडी पे, जितने सारे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इनकेस अगर हमने दो फोर्स अप्लाई कर रखा है, दो बल मैंने आरोपित कर रखा, तो दोनों बलों का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो हमने पहले कंडीशंस में वेक्टर F1 इक्वल टू हमने वेक्टर F2 दिखा दिया। दूसरे कंडीशंस में मैं ये दिखा देता हूँ कि दोनों बलों का जो परिमाण बराबर होने के साथ साथ दोनों बलों की क्रिया रेखाएं, सॉरी, दोनों बलों की जो दिशाएं हैं, एक्टिव डायरेक्शन ऑफ एक्टिव, जो बल बल की जो दिशा है, वो बल की दिशा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होनी चाहिए। तीसरी स्थिति को हम यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं कि F1 F2 दोनों की क्रिया रेखा, दोनों की क्रिया रेखा एक सीध में ना हो। देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, बल की क्रिया रेखा। तो हम समझते हैं कि बल की क्रिया रेखा क्या होती है। तो मैं यहाँ पे दो तीन एग्जांपल सेटअप करने के बाद मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई बॉडी है, बॉडी का नाम ए है। इस बॉडी पे हमने दो बल लगाया। पहला बल लगाया F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन का, और दूसरा बल लगाया मैंने F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन का। तो हम ये पूछेंगे कि बॉडी क्या ये मूवमेंट करेगी। तो अगर ये बॉडी इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे कि बॉडी मूवमेंट करेगी, वरना नहीं करेगी। तो हम ये चेकआउट करते हैं कि क्या ये तीनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला कंडीशन ये है कि दोनों बलों का परिमाण बराबर होना चाहिए। तो हमने देखा कि दोनों बलों का परिमाण बिल्कुल बराबर है, यानी पहला कंडीशन होल्ड कर रहा है। दूसरे कंडीशंस को हमने देखा कि दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। तो दोनों बलों की दिशा बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, यानी दूसरे कंडीशंस को भी होल्ड कर रहा है। तीसरा ये कंडीशंस करा बल की क्रिया रेखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बल की क्रिया रेखा क्या होता है। जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई होता है, उस पॉइंट से जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं बल की क्रिया रेखा। ओके, तो F1 F2 की जो बल की क्रिया रेखा है, हमने देखा कि ये बल दोनों बल की जो क्रिया रेखा बिल्कुल एक सीध में है, एक लाइन के अलोंग है। और ये कह रहा है कि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक सीध में न हो, मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों बलों की क्रिया रेखाएं बिल्कुल एक सीध में है। जब एक सीध में होगी तो दोनों बल एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, यानी यह F1 इस F2 को, यानी यह F1 इस F2 को बिल्कुल क्या करेगा, निरस्त कर देगा, कैंसल आउट कर देगा, जिसकी वजह से मोमेंटम इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि बॉडी अब मूवमेंट नहीं करेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 को हम थोड़ा देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, एग्जाम्पल 2 को थोड़ा हम वॉच करते हैं। अब बॉडी वही है,
लेकिन फोर्स लगाने का तरीका हमने बदल दिया। अब इस बॉडी पे हमने पहला बल लगाया F1 बराबर 10 न्यूटन, और इसी बॉडी पे हमने दूसरा बल लगाया F2 इक्वल टू 10 न्यूटन। तो अब हम देखते हैं कि क्या यह बॉडी मूवमेंट करेगा या नहीं। तो मूवमेंट करना न करना इन तीन कंडीशंस पर निर्भर करता है। तो पहले हम चेकआउट करेंगे कि F1 इज इक्वल टू F2, यानी पहला कंडीशंस होल्ड अप है। दूसरा कंडीशंस, दोनों का डायरेक्शंस बिल्कुल अपोजिट है, ये ऊपर है ये नीचे है, यानी दूसरा कंडीशन भी होल्ड कर रहा है। तीसरा कंडीशन देखेंगे कि ये पहले बल की जो क्रिया रेखा है, ये पहले जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये पहला फोर्स की क्रिया रेखा, ये पहली बल की क्रिया रेखा, ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये पहली बल की क्रिया रेखा और ये दूसरे बल की क्रिया रेखा है। लेकिन कंडीशंस ये कहता है कि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक सीध में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों बल की क्रिया रेखाएं भी एक सीध में नहीं है, यानी यह कंडीशंस भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब कि बॉडी मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करेगा। ये सिंपल सा लॉजिक था। तो बॉडी मूवमेंट तभी करता है जिसमें से तीन कंडीशंस एक्चुअली में पूरा का पूरा होल्ड करता हो। दो तो हर जगह कर जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट ये कि हमें ये देखना है कि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक सीध में नहीं होना चाहिए। अगर दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक सीध में हो जाएंगी तो दोनों बल एक दूसरे को कैंसल आउट, मतलब निरस्त कर देगा, जिससे बॉडी मूवमेंट नहीं करेगा। आपकी स्क्रीन पे मैंने एक फिगर दिखा रखा है, ठीक है। एक औरत है जिसमें अपने हाथों को बिल्कुल फैलाकर खड़ी है। तो बचपन में हमने एक खेल खेल रखा है कुत्ता बिल्ली का। यहाँ पे एक बंदा रहता था और यहाँ एक बंदा रहता था। अब देखिए एक्चुअल में अगर ये लड़का इस एक फोर्स इधर अप्लाई करता है, F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और दूसरा F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों बलों का जो परिमाण बिल्कुल बराबर है। परिमाण बराबर होने के साथ साथ दोनों की दिशा भी बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। अब दिशा विपरीत होने के साथ साथ इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं वो भी क्या है, एक सीध में नहीं है। जब एक सीध में नहीं होगा तो अब ये लड़की मूवमेंट करेगी, जिसको हमने बचपन में एक खेल के तौर पे हमने यहाँ पे जाना था। तो ये था मूवमेंट का कॉन्सेप्ट कि टॉर्क्यू। अब ये कह सकते हैं कि अब ये लड़की टॉर्क कर रही है, मूवमेंट कर रही है, यानी अगर टॉर्क तभी होगा जहां पे मूवमेंट होगा, अगर मूवमेंट नहीं है तो टॉर्क नहीं होगा। हम मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि जहां पे मूवमेंट होगा वहां पे टॉर्क होगा, और जहां पे टॉर्क होगा वहां पे मूवमेंट होना मस्ट है। तो टॉर्क को समझने से पहले मूवमेंट को समझेंगे। तो हमने मूवमेंट का एक एग्जांपल मैंने लेके समझाया। तो मूवमेंट में तीन कंडीशंस होते हैं, F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, दोनों फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। तीसरा कंडीशन ये होता है कि F1 F2 दोनों की क्रिया रेखाएं एक सीध में ना हो। जैसे पहले केसेस में हमने देखा कि दोनों की क्रिया रेखाएं बिल्कुल एक सीध में था, तो यह F1 फोर्स इस F2 फोर्स को कैंसल आउट कर दिया, जिसकी वजह से बॉडी का मूवमेंट कितना हो गया, जीरो। तो हम कह सकेंगे कि बॉडी अब मूवमेंट नहीं करेगा। लेकिन दूसरे कंडीशंस में हम देखेंगे कि F1 और F2 दोनों की क्रिया रेखाएं बिल्कुल अलग अलग है, जिस वजह से अब बॉडी यहाँ पे मूवमेंट करेगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक कॉन्सेप्ट था मूवमेंट का। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे इस फिगर में हम देखते हैं, अब टॉर्क को हम समझ लेते हैं। टॉर्क क्या होता है, आघूर्ण क्या होता है। हमने इस फिगर में देखा एक स्लाइड है जिसपे यहाँ पे दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, पहला फोर्स F1 और दूसरा फोर्स F2, ठीक है। और इस स्लाइड को हमने यहाँ पे एक किसी पॉइंट पर फिक्स कर रखा, और यहां से जो लाइन ड्रॉ करेंगे एक्चुअल में यह लाइन कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशंस। वाई डैश को हम कह सकते हैं घूर्णन अक्ष। अब कहानी वही है कि ये बॉडी टॉर्क को अगर उत्पन्न कर रही है, इस बॉडी में अगर टॉर्क उत्पन्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम है, कहीं ना कहीं मोमेंट है। तो हम देख रहे हैं कि पहली बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है F1, दूसरे बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है F2, ओके।
दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है। यहाँ पे तो हमने F1 F2 के तौर पे एज्यूम कर रखा है। दोनों फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होने के साथ साथ दोनों फोर्स की जो क्रिया रेखा है वो बिल्कुल अलग अलग है, जिसकी वजह से अब बॉडी क्या करेगा, टॉर्क करेगा, मूवमेंट करेगा, या तो क्लॉकवाइज करेगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो ये था टॉर्क का रिलेशनशिप, टॉर्क का मतलब था। अब यहाँ पे टॉर्क का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे मैंने मान लिया कि हाँ हमने किसी बॉडी को हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया और बॉडी को हमने यहाँ पे ऐसे सेटअप कर दिया, एक जगह फिक्स कर दिया, जिसको हम बोलेंगे घूर्णन अक्ष, इसको बोलेंगे घूर्णन अक्ष। और किसी पॉइंट पे हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट ए है तो पॉइंट ए पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, वो पॉइंट फोर्स क्या होगा, मैंने मान लिया एफ है। तो इस पॉइंट पे हमने जो फोर्स अप्लाई किया, तो इस पॉइंट से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसे बोलेंगे बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा। ओके। अब घूर्णन अक्ष और बल की जो क्रिया रेखा की जो बीच की जो लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम मान लेते हैं आर। तो टॉर्क को हम टाउ से दिखाते हैं, इसका जो फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। हम कह सकते हैं कि ये जो आर आपको दिख रहा है वो बल की क्रिया रेखा और घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी है। तो ये टॉर्क का सिंपल सा फार्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यह फार्मूला हम आगे चल के यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे इस केसेस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है F2 और यहाँ फोर्स लग रहा है F1। अगर ये डिस्टेंस हमने मान लिया R1 है और ये डिस्टेंस हमने मान लिया R2 है, तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा, दो टॉर्क मतलब हम यहाँ कह सकते हैं एक्टिव है, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा τ1 प्लस τ2। पहले के लिए हो जाएगा F1 इंटू R1 प्लस दूसरे के लिए हो जाएगा F2 इंटू R2। तो ये इस बॉडी पे टोटल टॉर्क यहाँ पे एक्टिव है, जिसको हम बोलेंगे पहले के लिए हो जाएगा ये F1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरे के लिए हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही बिल्कुल कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम वहां पे यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पहले हम समझ लेते हैं सिस्टम क्या होता है, उसके बाद से हम देखेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम क्या होता है, नाम से लग रहा है इलेक्ट्रिक का मतलब बताया था मैंने चार्ज, डाइपोल में ऐसा लग रहा है डाई को अलग कर देता हूं, अब पोल को मैं अलग कर देता हूं। डाई मतलब टू होता, अब पोल को हम कॉर्नर से समझ सकते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि दो चार्ज किसी कॉर्नर पर सेटअप होंगे, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि इस केसेस में दिखाया जा रहा, पहला चार्ज क्या था, नेगेटिव चार्ज, दूसरा चार्ज क्या था, पॉजिटिव चार्ज। दोनों किसी कॉर्नर पर सेटअप है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने 2a एज्यूम कर रखा है। अब इस पूरे कंडीशंस को हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम है ये। ओके। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम में क्या होता है कि दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और इनका जो नेचर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो, एक दूसरे से अगर स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट किए गए हैं, रखे गए हैं, तो इस एक्टिविटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम में दो चीजें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ा देख लेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम में, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम में टू चार्ज होंगे जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, इक्वल, बट साइन अपोजिट होगा। साइन अपोजिट होने का मतलब हुआ कि दोनों का नेचर, दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग होगी। अगर एक पहला नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो नेचर तो दो ही होते हैं चार्ज के, यूनिवर्सल नेचर दो ही होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे चार्ज का नेचर बिल्कुल अपोजिट होगा। ऐसा नहीं कि सिस्टम में हम दोनों को पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे या दोनों को नेगेटिव चार्ज लेंगे। चार्ज का नेचर
डिफरेंट होने का मतलब ये हुआ कि एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब ये हुआ कि अगर पहला चार्ज 10 कूलम का है तो दूसरा चार्ज भी 10 कूलम का होगा। तो इस पूरे एक्टिविटी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम। यानी अगर मेरे पास दो चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को अगर हम स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस पे, स्मॉल डिस्टेंस आपके बुक्स में 2a जूम कर रखा है, कहीं 2l कर दिया था, कहीं पे स्मॉल d कर देता है, तो अकॉर्डिंग टू बुक्स वो बुक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग स्मॉल डिस्टेंस हो सकता है। तो हम फिलहाल यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, इसे हम स्मॉल डिस्टेंस कहेंगे। स्मॉल डिस्टेंस अगर स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए हैं, सेपरेट किए गए हैं, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम में 3 कंडीशंस होता है। पहली बात तो चार्ज कितने होंगे, दो चार्ज हमने यहाँ पे ले रखा। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल होने के साथ साथ दोनों का नेचर बिल्कुल अलग होने चाहिए, तो दोनों का नेचर यहाँ पे क्या है, बिल्कुल अलग है। अब इस एक्टिविटी को, इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम, ईडीएस, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम। लेकिन कहानी यह है कि हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो इसको हम आगे समझते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने समझ लिया। मूवमेंट मैंने बता ही रखा कि मूवमेंट में 3 कंडीशंस होता है कि F1 इज इक्वल टू F2, F1 माइनस F2, और दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। तो चलिए थ्योरी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, ये आपके सिलेबस में है। अभी तक हमने आउट ऑफ सिलेबस में डिस्कस किया ताकि हम जब सिलेबस पे आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज हमेशा की तरह, डाइपोल का मतलब 2। यहाँ पे जब मैं मूवमेंट को क्लियर करना चाहता हूं तो मूवमेंट का मैंने कॉन्सेप्ट अभी पहले थ्योरी में मैंने दे रखा है कि F1 इज इक्वल टू F2 और F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ठीक है, यानी दोनों बलों का जो मैग्नीट्यूड इक्वल होने के साथ साथ दोनों बलों का जो डायरेक्शन से बिल्कुल अपोजिट होगा। F1 व F2 की क्रिया रेखा एक सीध में नहीं होनी चाहिए। अगर एक सीध में हो जाएंगी तो वहां पे मूवमेंट नहीं होगा। अब यहां हम समझते हैं, हमने मान लिया कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी डाइपोल को हमने सेटअप कर दिया। अब डाइपोल का जैसे मैं नाम लूंगा आपके दिमाग में जाएगा माइनस चार्ज और दूसरा क्या जाएगा, प्लस चार्ज। अगर इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया वो 2l है या 2a एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, तो चूंकि ये डाइपोल सिस्टम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे डाइपोल में जो चार्ज आपके सामने दिख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा। अब प्लस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी एफ से ही अज्यूम करेंगे। हमने देखा कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्योंकि दोनों फोर्स पर जो दोनों का डाइपोल में जो दोनों चार्ज हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, यानी दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। डायरेक्शंस बिल्कुल अपोजिट हैं, तो डायरेक्शंस भी बिल्कुल यहाँ पे अपोजिट हैं। बलों की क्रिया रेखाएं भी क्या अलग अलग हैं, ये बल की क्रिया रेखा, इस बल की क्रिया रेखा, यानी अब ये डाइपोल सिस्टम, ये डाइपोल मूवमेंट करेगा, तो ये अपने सेंट्रल के अबाउट ये मूवमेंट यहाँ पे करेगा, इस तरीके से ये मूवमेंट करेगा। तो कितना मूवमेंट करेगा, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझते हैं बाहर निकाल के। हमने देखा एक फोर्स यहाँ पे F लग रहा और दूसरा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, इनके बीच के डिस्टेंस को हमने 2a एज्यूम कर रखा था, और ये अपने मिड पॉइंट के अबाउट ये मूवमेंट करेगा। तो कितना मूवमेंट कर रहा है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर मूवमेंट को हम यहाँ पे p से दिखाएं तो p इक्वल टू हो जाएगा, आपके सामने फार्मूला हो जाएगा, p इक्वल टू
मिनट। तो जो P का कॉन्सेप्ट आएगा तो हम मान लेंगे P इज इक्वल टू वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2। जैसे वहां पर हमने टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 देखा है। वेक्टर P1 का मतलब क्या हुआ, इस नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होगा, और वेक्टर P2 का जो मतलब होगा यहाँ पे, वेक्टर P2 का मतलब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट इज इक्वल टू जो फार्मूला मैंने बताया था, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपका ए। ओके, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इतना अप्लाई हो रहा एफ का, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा, फोर्स किसकी वजह से अप्लाई हो रहा, चार्ज की वजह से हो रहा। तो यहाँ हम चार्ज का कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सेटअप करेंगे, क्यों, डिस्प्लेसमेंट कितने ए का है, तो P1 का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q इंटू ए। P2 का भी कितना होगा, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज की वजह से हो रहा है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाएगा ए, दोनों को जोड़ देंगे तो वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ये आपका फार्मूला जिसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक, ये डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट में आपने जो कॉन्सेप्ट देखा कि जो डाइपोल सिस्टम है, डाइपोल सिस्टम में जो चार्ज लिए गए हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड और चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, स्मॉल डिस्टेंस, इसका जो मल्टीपल होता है वो डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो ये डाइपोल मोमेंट कैसा है, आपके सामने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स को हम नोट करेंगे। नोट पैसे, जैसे कि पहला नंबर कि डाइपोल मोमेंट को हम वेक्टर पी से दिखाते हैं, जो कि मैंने आपके स्क्रीन पे दिखा रखा है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी है तो आपके माइंड में जाएगा इसका डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन देखिए, कन्वेंशन होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में अलग अलग होता है, ठीक है। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज से हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ मैंने दिखा रखा नेगेटिव टू पॉजिटिव। वही जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ सकता है, तो ये केवल कन्वेंशन है, हम फिजिक्स में मानेंगे कि नेगेटिव टू पॉजिटिव इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का ये डायरेक्शन होगा हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। तो आज के क्लासेस में हमने देखा कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क से रिलेटेड मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट में कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जिसके बेस पे बॉडी मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा। इसके बाद से हमने टॉर्क के बारे में देखा कि टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट था, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बल की क्रिया रेखा और घूर्णन अक्ष के बीच की जो लंबवत दूरी है उसका जो मल्टीपल है। इसके बाद से हमने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम क्या होता है, उसके बाद से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का एक्सप्लेनेशन है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये देखना है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम पे जो दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं एफ और एफ, ये एक्चुअल में बॉडी को मूवमेंट कराएगा, यानी यह टॉर्क, यह इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए तो मूवमेंट करता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो या तो क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट कर कर हमेशा वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशंस में आने का प्रयास करेगा, यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में आके रुक जाएगा। क्लियर है। तो इस चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा था एफ, वो किसकी वजह से था, चार्ज की वजह से था। तो हमने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, तो फोर्स की जगह हम चार्ज को सेटअप करेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा स्मॉल है। इसकी वजह से इसी प्रकार इस पॉजिटिव चार्ज के लिए चार्ज का अमाउंट यहाँ पे सेटअप करेंगे और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो Q इंटू 2a आ जाएगा। किसी किसी बुक्स में 2l दे रखा है, किसी किसी बुक्स में 2d दे रखा है, तो घबराना नहीं है, यही आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट था जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शंस ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।